अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम न्यू रियलिज्म को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो एक बात माइंड में रहे कि न्यू रियलिज्म कोई एक कॉन्क्रीट थ्योरी नहीं है, मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं। इन वेरिएशंस को इकट्ठा हम कह देते हैं ये न्यू रियलिज्म है। इसमें हमारे पास स्ट्रक्चरल रियलिज्म आता है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, और इसके साथ साथ हमारे पास स्ट्रेटजिक रियलिज्म है, मॉडर्न रियलिज्म है, ऑफेंसिव रियलिज्म है। ये सारी वेरिएशंस हैं, इन सब को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर मैं एक और बात भी बताता चलूँ कि मैं इस लेक्चर सीरीज़ में आईआर की थ्योरीज को फोकस कर रहा हूँ, जिसको मैंने जैसे सब्जेक्ट डेवलप हुआ था 1920 से लेके कैसे कैसे न्यू थ्योरीज आती गई, किस मेथडोलॉजी और अप्रोच पे नई थ्योरी बनती थी, उन सब को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और उम्मीद है कि वो सब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, इसलिए आप प्लेलिस्ट में जाके इन सब लेक्चर्स को चेक कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं न्यू रियलिज्म। इसकी सबसे पहली जो मैनिफेस्टेशन हमें मिलती है वो है स्ट्रक्चरल रियलिज्म। ये आइडिया दिया था केनेथ वॉल्ट्स ने। केनेथ वॉल्ट्स कहते हैं कि अगर आपको ये स्ट्रक्चरल रियलिज्म समझ लेना, इसके लिए आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा क्लासिकल रियलिज्म का और स्ट्रक्चरल रियलिज्म का। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तब भी आपको ये समझ आएगा, अदरवाइज बात आपको समझ में नहीं आएगी। क्लासिकल रियलिज्म जो रियलिज्म की सबसे पहले थ्योरी हमारे पास आई है, और अब ये स्ट्रक्चरल रियलिज्म। जॉन बैलेस की किताब में एक एग्जाम्पल दी हुई है कि इंडिया ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया, तो इसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट किया। जब हम इस डेवलपमेंट को क्लासिकल रियलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो क्लासिकल रियलिज्म हमें बताता है कि स्टेट अपने नेशनल इंटरेस्ट में कंपेल होती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर टेस्ट किया इंडिया ने भी और पाकिस्तान ने भी। पाकिस्तान ने भी बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने की कोशिश की, अपनी पावर को इन्हांस करने की कोशिश की, क्योंकि दोनों के दरमियान काफ़ी अरसे से क्लैश ऑफ इंटरेस्ट था। तो ये वो डेवलपमेंट है जिसके तनाजुर में दोनों ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। लेकिन जब हम कोरियन पेनिनसुला में देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, तो साउथ कोरिया ने न्यूक्लियर टेस्ट क्यों नहीं किया? हालांकि वहाँ पर भी क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, वहाँ पर भी नेशनल इंटरेस्ट हार्म है, वहाँ पर भी पावर इश्यूज हैं, सेम मसाइल हैं, लेकिन साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया के रिस्पॉन्स में न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया। तो कंक्लूजन ये निकला कि जो यूनिट बेस्ड स्टडी है आईआर में, उसकी इनकैपेसिटी है कि वो आपको रेगुलरिटीज बना के दे सके। यानी कि केस स्टडी ए में अगर किसी स्टेट ने कुछ एक्ट किया है, तो केस स्टडी बी में भी सेम एक्ट करना चाहिए, केस स्टडी सी में भी सेम एक्ट करना चाहिए, अगर हालात व वाक़ियत एक जैसे मिले होंगे तो। लेकिन क्लासिकल रियलिज्म वो आपको रेगुलरिटीज बना के नहीं दे सकता, और थ्योरी के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो आपको रेगुलरिटीज दे और उसको वेरीफाई किया जा सकता हो किसी भी टाइम और स्पेस पे, तभी उसको हम थ्योरी कहेंगे, अदरवाइज वो थ्योरी वैलिड नहीं होगी। अभी यूनिट बेस्ड स्टडी में यूनिट कौन है? ये यूनिट स्टेट है, यानी कि रियलिज्म जो कि स्टेट सेंट्रिक है। तो स्ट्रक्चर रियलिज्म जो कि न्यू रियलिज्म की वेरिएशन है, ये कहती है कि यूनिट बेस्ड स्टडी जो है ये आपको सच तक नहीं पहुंचाता। किसी एक जियोग्राफी में आपकी थ्योरी तो सही प्रूव हो जाती है, लेकिन किसी और जियोग्राफी में वो आपको वो सेम रिजल्ट नहीं देती। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि स्टेट का रोल या स्टेटस जो है उसको अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है, उससे इनकार किसी को नहीं है, वो हम मौजूद ही रहेगा। लेकिन सिर्फ स्टेट की बुनियाद पर आप अपने पूरे आईआर को अंडरस्टैंड कर लो, ये पॉसिबल नहीं है। ये हमें स्ट्रक्चरल रियलिज्म कह रहा है। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? तो केनेथ वॉल्ट्स कहते हैं कि ये जो यूनिट बेस्ड स्टडी का आइडिया है ना, इसको अबैंडन करो और डेवलप करो स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ आईआर। जब आप स्ट्रक्चरल स्टडी करोगे आईआर की, फिर आप ऐसी थ्योरी बनाने के काबिल हो जाएंगे जो हर जगह पर अप्लाई हो जाएगी। तो केनेथ वॉल्ट्स कहता है कि दो स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड करो अच्छी तरीके से, जो कि है अनार्की और पावर। इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो बेस कर रहा है इन्हीं दो स्ट्रक्चर्स पे, ना कि स्टेट पे। याद है इससे पहले हमने मार्टिन कैप्लन पढ़ा था, जिसने कहा था कि सिस्टम जो है वो ऑलरेडी मौजूद है जो कंपेल करता है स्टेट को कि वो इस तरह एक्ट करे। और इन्होंने 6 सिस्टम के वो हमें आइडियाज भी दिए थे कि किस किस तरह के सिस्टम हो सकते हैं। इसके बाद फिर आए थे हेडले बुल साहब, तो उन्होंने कहा था ना ना ऐसे नहीं है। इन्होंने अपनी वैल्यूज को मद्देनजर रखते हुए कहा था कि स्टेट जो है वो एक्ट करती है और स्टेट के एक्शन से सिस्टम बनता है। तो इन्होंने कोई सिस्टम का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि इसकी जगह सोसाइटी का, इंटरनेशनल सोसाइटी का वर्ड इस्तेमाल किया था। लेकिन अब आपका जो केनेथ वॉल्ट्स है वो आकर कहता है कि ना ना ऐसे भी नहीं है। ठीक है, सिस्टम मौजूद है, स्टेट के एक्शंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर्स भी हैं जो कंपेल करते हैं स्टेट को एक्ट करने के लिए, और फिर उससे जाके सिस्टम बनता है। ये नई बात आ रही है। केनेथ वॉल्ट्स के नज़दीक दो स्ट्रक्चर्स हैं, अनार्की और पावर। तो ये दोनों आइडियाज़ क्लासिकल रियलिज्म में भी मौजूद हैं।
तो क्लासिकल रियलिज्म में पावर का जो आइडिया है वो मिलिट्री पावर की बात करते हैं, और अनार्की वो सेल्फ हेल्प के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि अनार्की है, सेल्फ हेल्प की ज़रूरत है, स्टेट को अपना सर्वाइवल और सिक्योरिटी खुद इंश्योर करनी है। तो अब हम बारी बारी देखते हैं कि केनेथ वॉल्ट जो है वो अनार्की और पावर का क्या मतलब लेते हैं। क्लासिकल रियलिज्म का तो हमने बता दिया कि वहाँ पर यही है। केनेथ वॉल्ट स्ट्रक्चरल रियलिज्म में अनार्की और पावर का क्या मतलब ले रहे हैं। केनेथ वॉल्ट कहते हैं कि क्लासिकल रियलिज्म में अनार्की का जो आइडिया है ना वो बहुत ही ज़्यादा फ्लॉड और प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि वहाँ पर मतलब है कि कोई भी स्टेट के ऊपर पावर नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, इसलिए हर स्टेट को अपना जो सिक्योरिटी और सर्वाइवल है वो खुद देखनी है, अपने इंटरेस्ट को खुद पूरा करना है। और ये काम कैसे होंगे, तो उनका कहना था कि मिलिट्री पावर से होंगे। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि जब आप एक पावर बन जाएंगे तो आप दूसरी स्टेट्स पर अपनी रिलेशनल पावर को एक्सरसाइज करेंगे। तो अगर इस आइडिया को पूरी ग्लोब पर अप्लाई कर दिया जाए तो सपोज एक वक्त ऐसा आएगा कि स्टेट ए जो है वो अपनी रिलेशनल पावर को एक्सरसाइज करते करते एक ऐसी पावर बन जाएगी जो कि बाकी जितनी भी स्टेट्स होंगी उनके ऊपर एक अथॉरिटी बन जाएगी। तो यहाँ पर तो फिर जो आपका पहला पॉइंट था, आपकी जो पहली स्टेटमेंट थी वो तो रिजेक्ट हो जाती है कि स्टेट के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। लेकिन इस रिलेशनल पावर को एक्सरसाइज करते करते तो कोई एक स्टेट इतनी पावरफुल बन जाएगी कि वो दूसरों पर अथॉरिटी अपनी कायम कर लेगी। तो यहाँ पर क्लासिकल रियलिज्म जो है वो अनार्की को एज अ कंडीशन देख रहा है। क्योंकि अनार्की है इसलिए स्टेट सेल्फ हेल्प की तरफ जाती है, क्योंकि अनार्की है इसलिए मिलिट्री पावर हासिल करनी चाहिए, क्योंकि अनार्की है इसलिए रिलेशनल पावर एक्सरसाइज करनी चाहिए। यानी ये जो कंडीशन है ये एंड हो जाएगी जब कोई एक स्टेट बाकी स्टेट्स पर अपनी रिलेशनल पावर बना लेगी, मतलब कि हेजमन बन जाएगी बाकी तमाम स्टेट्स पर। तो ये आइडिया फ्लॉड है। रियलिटी में क्या हो रहा है कि अनार्की जो है वो सिस्टम को डिफाइन कर रही है। अनार्की सिर्फ कंडीशन नहीं है। अनार्की साउथ एशिया में है, जिसकी वजह से इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया और फिर पाकिस्तान ने भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया। दोनों ने अपने डिफेंस में जो भी एक्शन लिए इसलिए लिया कि रीजन में अनार्की है और आपने अपने इंटरेस्ट को पूरा करना है। कोरियन पेनिनसुला में भी अनार्की है, वहां पर नॉर्थ कोरिया ने वो न्यूक्लियर टेस्ट किया। साउथ कोरिया ने भी अपने डिफेंस में एक्शन लिया क्योंकि यहाँ पर अनार्की है। तो अब ये एक्शंस लेने के बावजूद भी अनार्की इन दोनों सिचुएशंस पर मौजूद है, क्योंकि ये एक सिस्टम है, महज कंडीशन नहीं है। नॉर्मली रियलिज्म को पढ़ते हुए हमारे ज़हन में आता है कि स्टेट अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकती है, कोई भी एक्शन ले सकती है। अगर इस तरह होगा तो इससे तो दुनिया का पीस डिस्टर्ब हो जाएगा। तो केनेथ वॉल्ट कहता है कि ये जो स्ट्रक्चर है ना ये कंपेल करता है स्टेट को कि कोई भी ऐसा एक्शन ना ले। अगर वो ऐसा लेगी तो उससे वर्ल्ड का पीस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। स्टेट का दिल कर रहा होता है कि मैं वार करूं, इसका दिल कर रहा होता है कि मैं अपने ओपोनेंट को दुनिया से मिटा दूं, लेकिन ये कर नहीं पाती क्योंकि स्ट्रक्चर स्टेट को समझाते हैं कि अगर ऐसे किया तो मिलना तुझे भी कुछ नहीं है। ये स्ट्रक्चर्स पीस बनाते हैं। इसी तरह अगर पावर की बात की जाए तो क्लासिकल रियलिज्म में पावर का मतलब सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री पावर है, लेकिन स्ट्रक्चरल रियलिज्म में केनेथ वॉल्ट कहता है कि पावर इज द सम टोटल ऑफ ऑल कैपेबिलिटीज ऑफ स्टेट। इसमें हमारे पास मिलिट्री पावर भी आ जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज भी इसमें आ जाते हैं, इसमें टेक्नोलॉजी भी आ जाती है, इकोनॉमी भी आ जाती है, पॉपुलेशन भी आ जाती है, जियोग्राफी भी आ जाती है। इन सब को मिला के जो आपकी पावर बनती है वो आपकी पावर होती है। तो क्लासिकल रियलिज्म आपको कहता है कि स्टेट ए जो है वो टेक्निकली एक बड़ी स्टेट है, तो वो प्रेशर एक्सर्ट करती है बी पर, जिसके कॉन्टेक्स्ट में जो छोटी स्टेट है उसका बिहेवियर स्टेट बड़ी स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में चेंज हो जाता है। लेकिन रियलिटी में जब हमने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस देखा तो वहाँ पर तो ये सब कुछ नहीं हुआ। छोटा सा है क्यूबा, यूएसए कर जाता अटैक, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि अनार्की है, और अगर उसने ऐसा किया तो वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी। तो स्ट्रक्चरल सिस्टम जो है वो उसने फोर्स किया यूएस को कि वो अपने एक्शंस को चेंज करे, अदरवाइज वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगी। तो नियो रियलिज्म जो है वो स्टेट्स को रिस्ट्रिक्ट करता है कोई भी ऐसा एक्शन लेने से। नियो रियलिज्म बेलगाम घोड़े की तरह भगाता नहीं है कि बस अपने इंटरेस्ट में जो है कर जाओ, वो रोकता है आपको, जिसकी वजह से स्टेट्स अपने सेल्फिश नेचर को चेंज करती हैं। तो केनेथ वॉल्ट कहते हैं कि बाइपोलर सिस्टम जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि कोल्ड वॉर में दोनों जो पावर्स थी उनकी कभी भी कोई डायरेक्ट वॉर नहीं हुई। हालांकि दोनों के दरमियान राइवलरी थी, दोनों अपनी पावर्स को इंक्रीज करते जा रहे थे, लेकिन कभी भी कोई भी स्टेट इतनी पावरफुल नहीं हुई थी कि वो ये क्लेम कर सके कि मेरी पावर दूसरे से ज़्यादा है।
ये अपने पावर्स को एक दूसरे की रिलेशनल पावर के कॉन्टेक्स्ट में देखते थे। तो यहाँ पर सिर्फ मिलिट्री पावर को बढ़ाने से फ़ायदा नहीं होता था, आपको बाकी कॉन्टेक्स्ट में भी अपनी पावर्स को इंक्रीज करना पड़ता था। तो स्ट्रक्चरल रियलिज्म का आइडिया ये था कि यहाँ पर दो स्ट्रक्चर्स हैं, अनार्की और पावर, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं स्टेट्स के एक्शंस के। लेकिन बात अभी भी मुकम्मल नहीं हुई। बात को मुकम्मल करके दिखाया है जोसेफ ग्रीको ने। इन्होंने आइडिया दिया मॉडर्न रियलिज्म का। इन्होंने कहा कि पहले मेरे सवाल का जवाब दो कि स्टेट की हमेशा कोशिश होती है कि वो एब्सोल्यूट गेन हासिल करे, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस इसी का हो, सबकी ये ख्वाहिश होती है, लेकिन ये कभी भी कंप्लीट नहीं होता। हकीकत में स्टेट जो है सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव गेन हासिल कर रही होती है इन कंपैरिजन विद अदर। स्टेट एक कभी भी ये नहीं सोचेगी कि मैंने सब कुछ हासिल कर लिया है। इनफैक्ट वो हमेशा अपनी पावर को इंक्रीज करती रहेगी। हर गिवन डेवलपमेंट पर वो यही देखेगी कि मैंने दूसरों पर कितना रिलेटिव गेन हासिल किया है और कितना मैंने लूज़ किया है अगर किसी और ने कोई डेवलपमेंट की है। क्योंकि ये सारी स्टेट्स आपस में कंपटीशन में है, तो कोई भी स्टेट हेजमन नहीं बन सकती। आज किसी की पावर ज़्यादा है, कल किसी की ज़्यादा होगी, किसी की मिलिट्री पावर ज़्यादा होगी, किसी की इकोनॉमिक पावर ज़्यादा होगी। तो जितनी भी स्टेट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव गेन में वर्क कर रही होती हैं, जिसकी वजह से अनार्की हमेशा मौजूद रहती है, ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। इसके बाद हमारे पास शेलिंग का आइडिया है स्ट्रेटजिक रियलिज्म का। ये डेटरेंस के कॉन्टेक्स्ट में है कि एक स्टेट ने न्यूक्लियर पावर हासिल की तो दूसरी स्टेट ने भी उसके रिस्पॉन्स में न्यूक्लियर पावर हासिल कर ली। लेकिन अब इन्होंने इसको चलाना नहीं है, इन्होंने बस मैसेज भी देना था कि अगर तुमने चलाया तो हमने भी चला देना है। दोनों इसको म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं, एक दूसरे पर डेटरेंस बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर स्टेट से एक दूसरे को मैसेज ये भेजती हैं कि अगर लॉस में हम जाएंगे ना तो तुम भी जाओगे। तो न्यूक्लियर पावर होल्डर जितनी भी स्टेट्स हैं उन पर भी रिस्ट्रिक्शंस होती है कि ये बम चलाने के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए है। तो इसके बाद अगर बात करें कोल्ड वार जब ख़त्म हो गई तो रियलिज्म की थ्योरी पर ना क्रिटिसिज्म आना शुरू हो गया। इस दौर में एक और बाबा जी आए, जॉन मर्शिमर। ये अपने आइडियाज़ के साथ सामने आए जिनको कहते हैं ऑफेंसिव रियलिज्म। इससे पहले जितने भी हमने रियलिज्म देखे हैं वो डिफेंसिव रियलिज्म है। आपने अपनी पावर को इन कंपैरिजन दूसरों के साथ देखना है। जॉन मर्शिमर ने इस आइडिया का बेड़ा गर्क किया आगे, और नई बात करते हैं ये आके। जॉन मर्शिमर ना आता तो आपको रियलिज्म की थ्योरी का एसेंस समझ ही ना आता। ये जो हम रिस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं ना, ये आकर समझाई हमें जॉन मर्शिमर ने। इन्होंने कहा था कि जब आप अपनी पावर को किसी दूसरे की स्टेट के कंपैरिजन में देखते हैं ना, तो यहाँ पर आप मिस कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। और कोल्ड वॉर के बाद यूएसए ने भी यही मिस कैलकुलेशन की। यूएसए ने सोचा कि इंटरनेशनल सिस्टम में कोई एक पावर भी हमारे क्लोज नहीं है, तो इन्होंने अपना सिक्योरिटी पे जो फोकस था उसको कम कर दिया और दूसरे स्पेयर पे फोकस बढ़ा दिया, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट पे, क्लाइमेट पे, डेमोक्रेसी वगैरह पे। इन्होंने ज्यूम कर लिया था कि सिस्टम में अब कोई भी ऐसी पावर नहीं है जो हमारे क्लोज आ सके। जॉन मर्शिमर कहते हैं कि ये जो आइडिया है ये फ्लॉड है, आपको अपनी पावर बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी परमानेंट एनिमीज और फ्रेंड्स नहीं है। जिसके बाद फिर यूएसए जो है उसको किसी थर्ड स्टेट की तरफ से थ्रेट नहीं आया, बल्कि नॉन स्टेट एक्टर की तरफ से थ्रेट आया, 9/11 का जो वाक़या था। और उसके बाद फिर 9/11 के बाद यूएसए ने 7 ट्रिलियन लगा दिए। तो जॉन मर्शिमर कहते हैं कि यही इनको पहले ही लगा के अपने सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए था। ये जो रिलेटिव गेन का आइडिया था, जॉन मर्शिमर इसकी तरफ क्रिटिकल थे। ये कहते थे कि इन कंपैरिजन विद अदर अपने आप को देखना छोड़ दो। तो इसके बाद दूसरा पॉइंट इन्होंने ये दिया था कि ये जो यूएसए ने लिबरल हेजमनी की थ्योरी को अडॉप्ट कर लिया है ना, ये गलत किया है। तो यूएसए जो था वो दुनिया के मिसाइल को एड्रेस करने के लिए पहले कुवैत चला गया, फिर अफगानिस्तान चला गया, फिर इराक चला गया। जॉन मर्शिमर कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको अपने हाउस को ऑर्डर में रखने की ज़रूरत है, दुनिया को ऑर्डर में रखने की ज़रूरत नहीं है। यह आपने गलत स्टेप किया है। इससे आपने अपने एक्सपेंसेस भी बढ़ाए हैं, अननेसेसरी वॉर्स में भी इंगेज हो गए हैं। ये जो आपने काम शुरू किया है डेमोक्रेसी और टेररिज्म को ख़त्म करने का और दुनिया को पीसफुल वर्ल्ड बनाने का, ये आपका काम नहीं है। आप बस अपनी स्टेट पर फोकस करें। तो ये आपको एक नई दुनिया में ले जाते हैं जॉन मर्शिमर। मोरगैंथो के बाद रियलिज्म की थ्योरी को सहारा दिया है तो वो मर्शिमर ने दिया है। और मज़े की बात यहाँ पर यह है कि मोरगैंथो के आइडिया को भी स्टेट लेवल पर स्पॉन्सरशिप नहीं मिली और मर्शिमर के आइडिया को भी स्टेट ने ओन नहीं किया था। तो ये थी हमारे पास न्यू रियलिज्म।